जय हिंद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत हम 10 लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, यानी याद करना सीखेंगे, जो पिछले 5 वर्षों में कंटिन्यू आए हैं। कोई साल छोड़ के कोई साल आए हैं, या इस साल यानी 2026 की बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। उन प्रश्नों को हम आज याद करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको 2 काम करना है। पहला ये कि आप जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ का माहौल शांत होना चाहिए, आपको डिस्टर्ब करने वाले ना हो। और दूसरा ये कि आपके पास एक कलम और एक पेन होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो को सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इसको याद करना है ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। अगर आप अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए 2 ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप शांतिपूर्ण माहौल में इस वीडियो को देखें और अपने पास एक कलम और एक रफ कॉपी को रखें, ताकि जो चीज़ें आपको नोट कराई जाएँ उसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये अध्याय का नाम है। तो आप इस अध्याय के नाम को याद रखिएगा, क्योंकि इस अध्याय में सबसे मेन जो वाक्य है वो यही है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आपको ये याद रहेगा तो इससे रिलेटिव, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, उत्तर हैं, वो भी याद रहने के चांस आपको ज़्यादा होंगे। और अगर यही भूल जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें स्वतः ही भूल जाती हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं। राष्ट्र का उदय का मतलब होता है निकलना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा कलात्मक बना देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए इसको धीरे से। ठीक, अब इस पाठ के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे ब्रिटेन का राष्ट्रवाद 1688 से 1801 ईस्वी, इसको आप याद रखिएगा। कुछ चीज़ें 5-6 चीज़ें हैं, बस आपको याद रखना है। ये ब्रिटेन का राष्ट्रवाद 1688 से 1801, इसको देखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद 1688 से 1801। ठीक, ये हो गया। उसके बाद दूसरा फ्रांस का राष्ट्रवाद। फ्रांस का राष्ट्रवाद 1789 से 1848, 1789 से 1848 ईस्वी फ्रांस का राष्ट्रवाद है। ठीक, फ्रांस का राष्ट्रवाद 1789 से 1848 के बीच। ओके, ये हो गया। उसके बाद इटली का एकीकरण। 1859 से 1870। ओके, मैं इसको थोड़ा कलात्मक बना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है ना कि वो चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। ठीक, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण। 1866 से 1871, इसको याद रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871। ये चीज़ें होंगी। अब उसके बाद इस अध्याय में कुछ शब्द हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 4-6 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि किस पर्पज़ में यूज होते हैं। ठीक है, देखिए पहला है उदारवाद।
जिसका अर्थ है आज़ादी या कानूनी दृष्टि से समानता। ठीक, उदारवाद जिसका अर्थ है आज़ादी या कानूनी दृष्टि से समानता। दूसरा वर्ड है घोषणा पत्र। आप अक्सर नाम सुनिएगा घोषणा पत्र, उन्होंने ये घोषणा पत्र निकाला। अक्सर यह राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र निकालती हैं। ठीक, एक प्रकार का प्रपत्र जिसमें किसी प्रकार की घोषणाएं दी होती हैं। ये घोषणाएं उस विषय से संबंधित होती हैं जिस पर ये आधारित होता है। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद राष्ट्रवाद, ये भी नाम हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक भावना है, वह भावना अथवा विचारधारा, वो भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ, यानी देश से प्रेम। प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता राष्ट्रीय विषयों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो पहले राजतंत्रों के पास थी और राष्ट्र राज्यों के बनने के बाद वहाँ के नागरिकों के पास आ गई। ओके, अगला है संहिता। आप लोग अक्सर सुना होगा आचार संहिता लागू हो गई है ना। तो ये क्या है? ऐसी नियमावली जिसमें नियमों की विस्तृत सूची होती है, जिसमें नियमों की विस्तृत सूची होती है, उसे संहिता कहते हैं। अगला है मताधिकार। मताधिकार, मत यानी कि वोट, वोट का अधिकार, मताधिकार। मत का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। आपने नाम सुना होगा ना, बुद्धिमत्ता। मत आपके विचार, किसी भी विषय के निर्णय अथवा सरकार को चुनने की प्रक्रिया में जनता को मत देने का अधिकार, मताधिकार। ओके, यानी अपनी बात, अपना निर्णय देने का जो आपकी अथॉरिटी है, आपका अधिकार, उसे मताधिकार कहते हैं। उसके बाद महासंघ। महासंघ छोटी छोटी इकाइयों से बना एक बड़ा संघ, छोटी छोटी इकाइयों से बना एक बड़ा संघ। ये राज्यों अथवा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी प्रकार की इकाइयों का हो सकता है। जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र का रूपक थी, जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। इसे वीरता के प्रतीक बलूत के वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहने हुए दर्शाया गया है। आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है, इसे वीरता के प्रतीक बलूत के वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहने हुए दर्शाया गया है। जर्मेनिया, याद रखिएगा, जर्मेनिया। उसके बाद मरियान। फ्रांस में राष्ट्रीय भावना के रूपक में नारी की छवि थी। ये ईसाइयों का लोकप्रिय नाम था और इसे सिक्कों और डाक टिकटों पर दर्शाया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोइन पे ये लेडीज़ की तस्वीर बनी है, यही मरियाना है। ओके, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद, निरंकुशवाद एक शासन प्रणाली है जहाँ शासक वर्ग की सत्ता पर कोई कानूनी या संवैधानिक अंकुश नहीं होता। वे अपनी इच्छानुसार शासन करते हैं और जनता के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता। व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत होती है, सैन्य बल पर आधारित होती है और अक्सर दमनकारी नीतियों को अपनाती है। ठीक, कभी कभी किसी भी देश में ऐसा हो जाता है, अक्सर ये पाकिस्तान में होता रहता है। उसके बाद रूढ़िवाद। रूढ़िवाद से आशय एक ऐसे व्यक्ति या समूह से है जो पारंपरिक संस्थाओं, रीत रिवाजों और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने और उनमें बदलाव का विरोध करने का पक्षधर होता है। ये विचारधारा क्रमिक विकास का समर्थन करती है और तीव्र कट्टरपंथी बदलावों से इनकार करती है। रूढ़वादी व्यक्ति अक्सर स्थापित सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक सिद्धांतों और सरकारी हस्तक्षेप को कम करने में विश्वास रखते हैं, यानी पुरानी विचारधारा। ठीक, विचारधारा एक विशेष प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाले विचारों का समूह। एक विशेष प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाले विचारों का समूह। नारीवाद,
नारीवाद एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा और आंदोलन है जो लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है और सभी लिंगों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत करता है। इसका मुख्य लक्ष्य कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता प्राप्त करना है जो महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर का स्थान दिला सके। नारीवाद सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है बल्कि लैंगिक समानता के लिए संघर्ष जो समाज में लिंग संतुलन की मांग करता है। अक्सर आपने देखा होगा ये महिलाओं को समाज में उतना सम्मान या उतनी बराबरी नहीं मिलती थी जितनी पुरुषों की थी, इसलिए एक नारीवाद विचारधारा का जन्म हुआ। ये चीज़ें आपकी हो गई, ठीक। आप इसको याद रखिएगा, नारीवाद विचारधारा, रूढ़िवाद, निरंकुशवाद, मरियान, जर्मेनिया, महासंघ, मताधिकार, संहिता, प्रभुसत्ता, राष्ट्रवाद, घोषणा पत्र, उदारवाद, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उदारवाद, घोषणा पत्र, राष्ट्रवाद, प्रभुसत्ता, संहिता, मताधिकार, महासंघ, जर्मेनिया, मारियान, निरंकुशवाद, रूढ़िवाद, विचारधारा, नारीवाद, ठीक। ये चीज़ें आपकी। अब आप कुछ महत्वपूर्ण डेट, तिथियां याद रखिएगा, कब क्या घटा। ज़्यादा नहीं, 5-6 है, आप इसको याद रखेंगे तो आपको लिखने में, अपने उत्तर लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो 1789 ईस्वी, 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ और लुई 16 के शासन का अंत हुआ। 1797 ईस्वी नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। 1801 ईस्वी यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप। 1804 ईस्वी नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाया जाना। 1807 ईस्वी जुसेप्पे मिस्नी का जन्म। 1821 ईस्वी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ। 1830 ईस्वी फ्रांस की जुलाई क्रांति। 1831 ईस्वी मेस्नी द्वारा यंग इटली नामक संगठन का गठन। ओके, इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको तिथि को याद रखिएगा। 1789, ये 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ और लुई 16 के शासन का अंत। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत, ठीक। आप एक बार इसको देख लीजिएगा गौर से, इसको काफ़ी डिज़ाइनिंग में बनाया है, तो आप थोड़ा टाइम देखेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। ओके, बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो इस साल की बोर्ड परीक्षा में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, उसको हम याद कर लेंगे। तो पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक। आप प्रश्न को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब प्रश्न याद रहेंगे तभी आपको उसका उत्तर याद रहेगा, ठीक है। तो आप प्रश्न एक बार और देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर चलो
ठीक, इसको आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना शुरू कीजिए। बगैर लिखे आपको याद करना मुश्किल होगा। अगर एक बार लिख लेंगे तो ये आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तर आप देख लीजिए। प्रश्न था, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने निम्नलिखित भूमिका निभाई। नंबर 1, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने और उन्हें व्यक्त करने में काफ़ी सहयोग दिया। जर्मनी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। नंबर 2, रूसी कलाकारों और कवियों ने साझा सांस्कृतिक तथा साझा सामाजिक विरासत की अनुभूति को राष्ट्र का आधार बनाया। लोक कृतियों ने इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। नंबर 3, राष्ट्रीय संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र किया गया। उदाहरण पोलैंड व जर्मनी आदि। 4 है, राष्ट्रवाद की भावना को जिंदा रखने के लिए संगीत का उपयोग किया गया। बाघ ने इसमें विशेष योगदान दिया। ओके, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, जुसेप्पे मैत्सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही हार्ड प्रश्न है, ये प्रश्न आने का संभावना ज़्यादा रहती है। जुसेप्पे मैत्सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो आप इसका उत्तर भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। लिखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। ये 2024 में प्रश्न आया था, इस बार भी आ सकता है। फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए।
ओके, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है, ये हिंदी फॉन्ट की वजह से, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सही होने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की। फ्रांस के, ये प्रश्न नंबर 3 हो गया, फ्रांसीसी क्रांति के 4 कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नेपोलियन ने निस्संदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक। आप इसका उत्तर देखिए। ओके, अब अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 4 था। अगला प्रश्न नंबर 5। 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? 1848 ईस्वी की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? ईस्वी की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? इसका आप उत्तर देख लीजिए। रूढ़वादी शक्तियाँ 1848 ईस्वी में उदारवादी आंदोलन को दबाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। राजाओं का ये समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियों को रियायत देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से बोधासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश magyarों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6।
नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। उसके सुधारों का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अथवा नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये 2 बार लिख उठा है, एक बार इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब इसका उत्तर आप देखिए। ओके, ये 3 हेडिंग आप इसको याद रखिएगा। शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, इन नेपोलियन द्वारा सुधार है। ओके, शासन संबंधी सुधार, आर्थिक और धार्मिक। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अभी इसमें अधार्मिक सुधार, उसके बाद न्याय संबंधी सुधार, सार्वजनिक सुधार। ठीक, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। या यूरोप में राष्ट्रवाद की संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये बहुत ही हॉट प्रश्न है। 22, 23, 24, 25 कंटिन्यू आ रहा है, इस बार हो सकता है आ जाए, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और लिखना आपको ज़रूर है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख कर फिर वीडियो को स्टार्ट करिए। ठीक है, लेकिन लिखेंगे तभी वो आपके दिमाग में बैठेगा। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। प्रथम उदाहरण के रूप में हम रोमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। द्वितीय उदाहरण, यहाँ पर द्वितीय थोड़ा दूसरे टाइप लिखा गया है, ये हिंदी फॉन्ट की वजह से है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं खुद सही करके लिखूँगा, क्योंकि मेरी ये पहले वीडियो, इसलिए कुछ चीज़ें भी दिक्कत आ रही है। द्वितीय उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियों राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी, क्योंकि यही यथार्थ रूप में अधिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी, जो अधिकतर निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। तृतीय उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। कैरोल कार्पेंस्की, एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने आप में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ओके, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 8 है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पता लगाएं। या जर्मन का एकीकरण कब और कैसे हुआ। या जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। या जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक, सारे प्रश्न में तकरीबन वही बात है। आप एक उत्तर इसका याद रखेंगे तो कोई भी प्रश्न इसमें से आएगा, आप उसमें थोड़ा सा जो है
फेर बदल करके लिख देंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट रहेगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 20, 22, 23 और 25 में आया प्रश्न है। इसको आप ज़रूर एक बार अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो उत्तर इसका देख लेते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1948 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1871, ये आप डेट याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए। तो आप इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। नंबर 2, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। नंबर 3, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नंबर 4, नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। 5, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। 6, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। 7, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ठीक, आप इसको भी एक बार लिख लीजिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, ऑटोमन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। ऑटोमन बिस्मार्क कौन था, जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका का वर्णन करें। ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। आप इसको भी देख लीजिए एक बार। ऑटोवन बिस्मार्क पर्सा का प्रमुख मंत्री था। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में पर्सा के ऑटोवन बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में पर्सा को जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राज्यों के राजकुमारी, सेना के मंत्रियों और प्रमुख मंत्री ऑटोवन बिस्मार्क सहित पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस सभा में पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और अंततः जर्मन का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः बिस्मार्क ही जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न लघु उत्तरीय में, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनका। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इसका उत्तर आप देख लीजिए।
ओके, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था जो कि 11 प्रश्न थे। आप इसको एक बार पढ़ लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे, है ना। लेकिन लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार इसको लिखिए, चूँकि लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे आपका जो इसमें शब्द होते हैं वो भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। इसमें 4-5 प्रश्न होंगे जो आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, या फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम बताइए। 2020 में आया हुआ प्रश्न था, इस बार भी आ सकता है। तो आप इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और उसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आप कॉपी में एक बार इसको लिख लीजिए। अब इसमें जो है अगला है यूरोप पर प्रभाव उसका। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। लोकतांत्रिक सिद्धांत को विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए, इस विचार को बल मिला, ठीक है। आप इसमें एक बार पढ़ लीजिए और लिख भी लीजिए। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न के। दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, उसका फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये दो बार हो गए हैं, तो इसमें एक बार काट देते हैं, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। आप स्क्रीन पर देखते रहिए, ठीक है। एकदम सुकून से पूरा फोकस आपका जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए।
ओके, ये आपका प्रश्न हो गया। आप प्रश्न अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कितना प्रश्न हुआ इसके पहले? 2। प्रश्न नंबर 3। ठीक, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? नेपोलियन क्या, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक, नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आए वहाँ निम्न व्यापक परिवर्तन लागू किए गए। नंबर 1, ग्रामीण सामंतवाद तथा भूदासता समाप्त कर दी गई। 2, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए जन्म व उच्च वर्ग के भेद को खत्म कर दिया गया। 3, 1804 ईस्वी को नेपोलियन संहिता के जन्म पर आधारित विशेषाधिकार प्राप्त कर दिए गए तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। नंबर 4, सामंत तथा समाप्त कर दी गई पादरी संस्था को समाप्त करके कानून के समक्ष सबका बराबर माना गया तथा संपत्ति का अधिकार सुरक्षित बनाया गया। नंबर 5, दंड व्यवस्था को अधिकार पूर्वक जातियों में भेदभाव को समाप्त करके न्याय की व्यवस्था को सुधारा गया। नंबर 6, सामाजिक व्यवस्था को सुधारा गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। नंबर 7, शहरों में दस्तकारों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। नंबर 8, इनके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया तथा निम्न पदों को कठोर बनाया गया जहां श्रम व सुविधा पाने की गुंजाइश नहीं थी। नंबर 9, शिक्षा को उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की तथा शिक्षा को उच्च स्तर साधारण मध्य व गणित की शिक्षा की जाती थी। ये वाक्य थोड़ा अस्पष्ट है। कानून धर्म को राजधर्म बनाया गया। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 5, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? ठीक है, 4 महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं लघु उत्तरीय में। चलिए इसको हम दीर्घ उत्तरीय में एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रवाद वह भावना अथवा विचार जो किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई क्षेत्रों में एकता की भावना को जन्म देती है तथा इन सभी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को समाप्त कर देश व राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। यूरोप में राष्ट्रवाद भाषाई फैक्टर के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1, मध्यम वर्ग का उदय। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के विभिन्न देशों में 2 मुख्य वर्ग थे, शासक वर्ग जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता था और आम नागरिक समूह अस्तित्व में। 18वीं सदी तक नई शिक्षा व्यवस्था के विकास के साथ साथ ही समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया। इसे शिक्षक, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील तथा अधिकारी वर्ग भी कहा जाता था। इसी वर्ग ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता और उदारवादी भावनाओं को जन्म दिया। उदारवाद की भावना का उदय। 19वीं सदी में यूरोप में एक नई विचारधारा उदारवाद ने जन्म लिया। इस वर्ग के लिए पहला अर्थ था कानून के समक्ष समानता तथा दूसरा अर्थ था जनमत सहमति पर आधारित सरकार तथा तीसरा अर्थ था संपत्ति के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता। उदारवादी राजा के शासन के विरुद्ध थे। उन्होंने एक ऐसे संसद पर जोर दिया जो जनता के अधिकारों की स्वतंत्रता और सभी वर्गों की समान भागीदारी पर आधारित हो। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व दिया जिससे उदारवाद संपूर्ण यूरोप में फैला। इस तरह उदारवाद की भावना ने राष्ट्रवाद के एकीकरण को बढ़ावा दिया। नंबर 3 है क्रांतिकारियों का योगदान। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में भी यूरोप में क्रांतिकारी भावनाओं को संचारित किया। क्रांतिकारियों ने गुप्त समाज को विस्थापित करके जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। नंबर 4 है संस्कृत की भूमिका। रोमांटिक भावना से पूरित दार्शनिकों और साम्य सांग संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कला, काव्य, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने का कार्य किया। जर्मनी के दार्शनिकों ने रोमांटिक भावना की मदद ली। लोकगीतों, नाच गान और लोक नृत्य के राष्ट्रवाद को मजबूत किया। पोलैंड में रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में धर्म तथा भाषा दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा ने राष्ट्रवाद
भावना को विकसित करने में मदद दी। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया था। नंबर 5, भाषा राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वरूप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस में नेपोलियन ने फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, जिससे सदस्यों में राष्ट्रीय एकता की भावना आई। ब्रिटेन में भी अंग्रेजी भाषा को अधिमान्यता मिली। धर्म को राष्ट्रीय भावना में बढ़ावा मिला। नंबर 6, जन विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में जन विद्रोह हुआ। विद्रोह भूख और गरीबी के कारण हुआ था। शहरों और गाँव में कई कारणों से जनता के बीच असंतोष की भावना थी। ठीक, ये आपका हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये कौन सा प्रश्न था? ये प्रश्न था 4। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। उदारवादियों ने 1848 की क्रांति को क्या अर्थ लगाया? उनके द्वारा प्रस्तावित किन्हीं 3 राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों की व्याख्या करें। देखिए, इसका उत्तर आप एक बार देख लीजिए। उदारवादी लोगों ने क्रांति को सामान्य ढंग से तब तक प्रारंभ नहीं किया जब तक यूरोप में भूख, गरीबी और बेरोजगारी का संकट खत्म नहीं हुआ। उन्होंने राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह किया। इस तरह राजतंत्र को मजबूत करने और यूरोप में लोकतांत्रिक तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को लागू करने का प्रयास किया। राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन, राजा के शासन को जनमत के शासन की जगह दी गई। समानता के आधार पर विभिन्न जनप्रतिनिधि समाज के हितों को आगे रखा गया। निरंकुश राजतंत्रीय शासन के विपरीत एक संसदीय व्यवस्था को स्वतंत्रता के लिए समानता और मानवाधिकार जैसे सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किया गया। महिलाओं के राजनीतिक मानवाधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन, गुलामी प्रथा समाप्त हुई तथा लोगों को अपनी जनमत संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। कुलीन वर्ग की अधिमान्यता को खत्म कर दिया गया। महिलाओं को राजनीतिक मानवाधिकार प्राप्त करने हेतु आंदोलन प्रारंभ किए गए। आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन, आयात और निर्यात में भी भारी कमी के कारण उत्पादन आर्थिक का मांग अपनाया। सहकार उत्पादन पर ज़्यादा कर अंत किया गया। राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना तथा पूंजी के स्थान को उत्पादन की मांग को ज़्यादा, यहाँ पर देखिए उत्पादन 2 बार हो गया, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है, की मांग पर ज़्यादा, ताकि उत्पादित की मांग पर ज़्यादा हो सके। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। गैरीबाल्डी कौन था और वो इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, लास्ट प्रश्न, आप इसको एक बार देख लीजिए। गैरीबाल्डी इटली के एक महान क्रांतिकारी सैनिक नेता और राजनेता थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1807 को हुआ था और वे पेशे से एक नाविक थे। वे इतिहास के मुख्य रूप से इटली के एकीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इतिहास में प्रसिद्धि के कारण गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है और उन्हें अक्सर इटली का तलवार कहा जाता है। वो निम्नलिखित कारणों से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इटली का एकीकरण, उन्होंने इटली का एकीकरण किया था। वह उन 4 प्रमुख नेताओं मैथिनी, काउर, विक्टर और मैनुअल द्वितीय और गैरीबाल्डी में से एक थे, जिन्हें आधुनिक इटली का पिता माना जाता है। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति से दक्षिण इटली, विशेषकर सिसिली और नेपल्स को विदेशी शासन से मुक्त कराने और रूसी सार्डिनिया और पीडमोंट राज्य में मिलाकर इटली के एकीकरण को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल कुर्ती से उन्होंने अपने समर्थकों की एक टुकड़ी तैयार की जो लाल कुर्ती के नाम जानी जाती थी। 1860 में इस सेना ने सिसिली और नेपल्स पर सफलतापूर्वक हमला किया और जीत हासिल की, जिसने एकीकरण की प्रक्रिया को निर्णायक मोड़ दिया। निस्वार्थ देशभक्त अपनी शानदार जीतों के बाद गैरीबाल्डी ने विजित क्षेत्रों पर खुद शासन करने के बाद उन्हें बिना किसी शर्त के किंग विक्टर एमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। ये कार्य उनकी निस्वार्थ देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए उनके प्रत्याग को दर्शाता है। कुशल सेनापति, उन्हें एक कुशल गोरिल्ला छापामार युद्ध रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने अपनी युवावस्था का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण अमेरिका में बिताया, जहाँ उन्होंने कई विद्रोहों और लड़ाइयों में हिस्सा लिया और एक कुशल सेनापति के रूप में अनुभव प्राप्त किया। ओके, अब ये आपका अध्याय समाप्त हो गया। इसमें आपको 5
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपको एक बार पढ़ना है और एक बार लिख लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि इसमें से 1-2 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आएगा। अगर आएगा, आप जैसे बताया गया वैसे लिखेंगे तो आपको 80 से 90% नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए अगली वीडियो के लिए अपनी तैयारी करते हैं। अगली वीडियो हमारी जल्दी आएगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।